नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मर्द ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से पूरे दुनिया के अंदर एक अजीब व गरीब सी गुफ्तगू चल रही है कि तालिबान ने बच्चियों को तालीम पर पाबंदी लगा दी है और इस वक्त जो है बच्चियाँ वो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की तालिबात जो हैं वो एहतजाज के ऊपर निकली हुई हैं। मैंने शायद इससे पहले भी जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो लोग जहाद से वापस आए हैं और जिन्होंने एक तकरीबन 20 साल का अरसा वहाँ से बाहर गुजारा है, उनको अंदाज़ा ही नहीं इस वक्त कि हालात कितने बदल चुके हुए हैं। आप सोच नहीं सकते कि 20 साल के बाद एक आदमी जो पहाड़ों में अमेरिका से लड़ रहा था, जैसे वो काबुल शहर में पहुंचा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वहाँ इंटरनेट भी है, वहाँ टेलीविज़न चैनल भी आते हैं, वहाँ बार्स भी खुली हुई हैं, वहाँ डांसिंग क्लब भी बने हुए हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी की एक एजुकेशन भी है और एक ख़ास तरह पे एक ऐसा माहौल बन चुका हुआ है कि जिस माहौल का वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये अगरचे बात तय है कि 60s का या 50s का जो काबुल है वो दुनिया का मॉडर्न तरीन शहर हुआ करता था, लेकिन उस काबुल को एक जजीरे के तौर पर समझा जाता था। उस काबुल में ख़वातीन स्कर्ट पहन के भी फिरती थीं, उस काबुल के अंदर फिल्में भी लगती थी, उस काबुल के अंदर उस ज़माने का वो जदीद तरीन शहर था, जबकि तेहरान भी जो कि बहुत उस वक़्त मॉडर्न शहर था और रज़ा शाह पहलवी के वजह से और मुसद्दक़ की वन उसकी वजह से उसको बहुत शानदार किस्म की जिसे कहते हैं माहौल मुयस्सर था, लेकिन उसके बावजूद भी काबुल जो था उससे बेहतर था। GTS की बस चला करती थी पेशावर से और लोग वहाँ जाया करते थे यहाँ से और वहाँ पर जाके फ़िल्म देखा करते थे। वहाँ एक पश्तूनिस्तान चौक होता था जिस चौक में इंडियन फ़िल्में लगा करती थी। लेकिन तालिबान के आने के बाद उन्होंने किसी हद तक उस माहौल को बदला। अगरचे कि तालिबान से पहले वो काबुल जो था अहमद शाह मसूद और हिकमत चार की जो आपस की लड़ाई है उसके दरमियान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। काबुल के एक पहाड़ के ऊपर हिकमत चार की तोपें नस्ब थीं और दूसरे पहाड़ के ऊपर उनकी अहमद शाह मसूद की तोपें नस्ब थीं और काबुल के शहरी जो थे वो पूरी रात गोलाबारी के अंदर ही गुजारा करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान जब आए तो उन्होंने वहाँ पहले तो सबसे अहम तरीन बात, तालीम तो बहुत बात की बात थी, वसाइल दूसरे तो बात की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सुकून कम अज़ कम लोग सुख का सांस तो लें यहाँ पर। और दूसरा ये था कि लोगों को इंसाफ मुयस्सर हो सके, क्योंकि इंसाफ नाम की चीज़ थी मुजाहिदीन की गवर्नमेंट से वो गायब हो चुकी हुई थी। तो मुल्ला उमर की हुकूमत में 2 चीज़ें बहुत अहम हो गई थी, जो कि बेसिकली रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी ही यही होती है कि वो एक अच्छा सा आदल मुआशरा कायम करे और दूसरी बात यह है कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करे, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी, जो दुश्मनों से। लेकिन इन 20 सालों या तकरीबन के दौरान ये सब लोग शहरों से दूर थे। अगर वो हेलमंद में भी थे तो हेलमंद से दूर थे, देही इलाके में थे, कंधार में भी थे तो कंधार से दूर थे देही इलाकों में, और इसी तरह और बहुत सारे इलाकों में। जबकि एक वाज़ेह फ़र्क जो था वो उन शहरी इलाकों में था जहाँ अमेरिका जो था आके काबज़ हो गया था। वो इलाका जो शुमाली इत्तेहाद के ज़ेर असर था, उस इलाके के अंदर तो वैसे ही आज़ादी और एक जिसे कहते हैं वो माहौल मौजूद था जो कि बाकी फ़ारसी स्पीकिंग मुल्कों के अंदर मौजूद है, जैसे ताजिकिस्तान है, जैसे उज़्बेकिस्तान है या ईरान है। अगरचे कि ईरान में भी गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से एक शिद्दत पसंदी किस्म की आई है और ज़बरदस्ती उन्होंने उन हिजाब डलवा के एक माशरा कायम करने की कोशिश की है और कुछ दिनों से वहाँ पर कोई 1-2-3 महीनों से वहाँ पर औरतें जो हैं बाहर निकल आई। लेकिन तालिबान के अंदर 2 ग्रोह जो थे वो बड़े वाज़ेह जो थे वो हो गए थे। जब मुल्ला उमर ने 1994 के अंदर वो 45 लोगों की एक कैबिनेट बनाई थी और जिसने फिर उसके बाद आगे जाके कैबिनेट का उसका ग्रुप बनाया था जिसने जो आगे आके फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था, तो उनमें जलालुद्दीन हक्कानी जो थे वो भी मौजूद थे। जलालुद्दीन हक्कानी का चूँकि बेसिकली ज़्यादातर अरसा ज़्यादातर
जगह जो थी वो पाकिस्तान में गुजरी थी और जलालुद्दीन हक्कानी के फॉलोअर भी वो थे कि जो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते थे, इस यहाँ के मदरसों में पढ़े हुए थे, यहीं से इलाकों में, अगरचे के थे तो वो अफगान, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान में उनका ज़्यादा अरसा गुजरा था और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को देखा था और उनकी तालीमी निज़ाम को भी देखा था। उनमें वो उसको अच्छा नहीं समझते थे कि मखलूत है, लेकिन उनको इतना पता था कि औरत तालीम हासिल करती है तो किसी न किसी तौर पर वो बेहतर तौर पर अपने माशरे में ताशरती ज़िंदगी गुजार सकती है और कुछ नहीं तो कम अज़ कम अपने बच्चों के लिए बेहतर जो है वो माँ बनने के काबिल हो जाती है। जबकि कंधार जो वो जगह है कि शुरू दिन से कंधार जो था वो हमेशा से ही, जैसे कहते हैं, शिद्दत पसंद किस्म की एक सोच रखते थे औरतों की तालीम के बारे में, और वो आज भी समझते हैं कि प्राइमरी के बाद, प्राइमरी की बड़ी मुश्किल से बात है, प्राइमरी के बाद समझते हैं कि तालीम जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन शुरू में इन द बिगनिंग जब ये तालिबान आए हैं तो उस वक्त चूँकि सारे मदरसे कायम थे और उनके अंदर वो सारे के सारे लोग, तो प्राइमरी तक तो उन्होंने उसकी कहा कि चलो चलने दें, और यूनिवर्सिटी में, चूँकि यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेज में औरतें पढ़ती थीं तो उनको भी उन्होंने उसको कहा कि ये भी चलती रहें। लेकिन बीच के मामले के अंदर जो कॉलेज का मामला था, यानी जिसे आप समझते हैं कि 6ठी क्लास से लेके 14वीं या 12वीं क्लास तक ये 6-7 साल का अर्सा था, इसके बारे में वो कंफ्यूज थे कि क्या करें। तो ये तय हुआ था कि इनके अलहदा सेपरेट स्कूल और सेपरेट असातिज़ा जो है उनका बंदोबस्त किया जाए ताकि इसको हम अलहदा जो है सेग्रीगेशन, क्योंकि तालिबान में एक बात तो तय कर ली थी कि उन्होंने उसको औरतों को तालीम देनी है, लेकिन उसका माहौल अलहदा हो। ये 95, 96, 97, 98 में भी उन्होंने तय किया था। सैफुल्लाह पराचा साहब जो हैं, जो अभी गुआंतानामो बे से अभी आखिरी कैदी के तौर पर छुट के आए हैं, सैफुल्लाह पराचा साहब भी वहीं स्कूल खोलने गए थे। मुअज़्ज़म बेग और उसकी बीवी जो इंग्लैंड में थी और फिर गुआंतानामो बे चले गए थे, ये वो भी बीवी तो वापस आ गई थी, वो गुआंतानामो बे में कैद हो गए थे, वो भी वहाँ स्कूल खोलने गए थे ताकि औरतों के लिए स्कूल खोले जाए और बनाए जाएँ स्कूलों के जो वहाँ पर तालिबान के लिए। लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो बहुत थोड़ी सी हो गई है कि अब कंधार की जो लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि नहीं, जब तक सेग्रीगेशन नहीं होती हम यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है वो भी अलाउ नहीं करेंगे। काबुल का माहौल अब ये हो गया है कि उस माहौल की वजह से, उनकी इस शिद्दत पसंदी की वजह से अब औरतों ने किसी न किसी हद तक एहतजाजन अपने जो हिजाब जो है छोड़ दिया। कोई हिजाब लेने पर पाबंदी और सख्ती तो नहीं करते, क्योंकि 4 लाख जो उनकी फ़ौज है, जो अफसरान हैं, जो लोग उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, ये वही हैं कि जो कि उस ज़माने के थे, जैसे जो अमेरिका के ज़माने में मज़ाहमत करज़ई या अशरफ गनी ने भर्ती किए थे, उन्होंने किसी को निकाला नहीं, क्योंकि सब ने कहा था कि अगर हम उस हुकूमत की नौकरी कर सकते थे तो हम आपकी नौकरी भी करेंगे। इसकी एक बुनियादी वजह ये हुई है कि वो लोग जो हैं अंदर से ना तालिबान को पसंद करते हैं और ना पाकिस्तान को पसंद करते हैं। यही वजह है कि एक ही दिन में हिकमत यार के ऊपर भी हमला होता है कातलाना, और एक ही दिन में पाकिस्तान के सफ़ीर पर भी कातलाना हमला होता है, और उनको करने वाले जो हैं वो लोग जो हैं उनकी समझ नहीं आती कि कौन है, क्योंकि वहाँ दाइश का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो अमेरिका छोड़ के आया था। मैं इस सिलसिले में के अंदर मौलाना तकी उस्मानी साहब के पास ख़ास तौर पर हाज़िर हुआ था और मैंने उन्हें कहा कि आप कम से कम दोनों जगह के लोग जो हैं आप अपना जैसे कहते हैं मानते हैं, जलालुद्दीन हक्कानी साहब भी मानते हैं और तालिबान भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो उन्हें कम से कम ये कह दें कि फ़ौरी और इमीडिएट सूरत हाल के तौर पर बच्चियों की एजुकेशन का सेपरेट बंदोबस्त करें, क्योंकि इससे होगा ये कि उनकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है बनी हुई वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब नबी करीम वसल्लम की हदीस है, तलब इल्म फ़रीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान और मुसलमान औरत और मर्द पर। ये वाहिद हदीस है जिसमें आपने बाकायदा अलग डिफ्रेंशिएट किया, ताकि कल को ये ना कहे कि मुस्लिम का मतलब ये ले ले कि मुस्लिम का मतलब ये है कि सिर्फ मुस्लिम मर्द, और सीगे की बहस में पड़ जाएँ कि ये सीगा चूँकि मर्द का है तो इसलिए सिर्फ मर्दों को इल्म हासिल किया। आपने बाकायदा, आपको मालूम था कि शिद्दत पसंद लोग आएंगे तो ये करेंगे। तो मेरी तालिबान से बुनियादी तौर पर यही गुजारिश है कि ये जो टेम्प्रेरी बैन भी है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आज शायद में वीडियो आप देखें तो तालिबान के वज़ीर जो है एजुकेशन वो आज कौम से ख़िताब कर रहे हैं। इससे मेरी
इस वीडियो जो बना रहा हूँ उसके कुछ अरसे के बाद, वो भी इसको टेम्प्रेरी बैन समझते हैं और कहते हैं कि हम कुछ अरसे बाद खोल देंगे। लेकिन इसके टेम्प्रेरी मामले के अंदर भी जो उनकी बदनामी हो रही है और जो छोटी छोटी 50-60 औरतों की वीडियो दुनिया में सर्व हो रही है और इसके रिएक्शन के अंदर जो औरतें बाहर निकल रही हैं, ज़ाहिर बात है आप औरतों को ना फांसियाँ दे सकते हैं, ना तलवारें निकाल सकते हैं। एक माहौल है जो 20 साल का आपके सांप को विरसे में मिला है। अब वो कंधार और वो काबिल नहीं है, ना वो हेरात है, ना वो हेलमंद है कि जो जिस ज़माने जो पुराने ट्रेडिशन चले आ रहे थे, अब ये बदल चुके हुए हैं। और इस बदले हुए हालात के साथ आपको दीन को नाफिज करने के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि तहक़ीक़ इस्माइली साहब जो हैं उनसे फ़ौरी तौर पर रब्ता करें, और मैंने उनसे का वादा किया था कि अगर आप वहाँ जाना चाहें तो मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ, ताकि उनको समझाया जाए कि इस छोटी सी एक बदनामी की बुनियाद के ऊपर पूरी आपकी जो है मूवमेंट जो है उसके ऊपर एक मनफी तासुर जो है पूरी दुनिया में पड़ रहा है। अल्लाह ताला खैर करे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को साबित कदम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।